नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का पहला टॉपिक भारत और रूस के राज्य के बारे में बात करेंगे। भारत एवं उसके राज्यों के बारे में हमारा आज का विषय चर्चा का विषय होगा। देखिए, राज्य शब्द क्या है। सबसे पहले राज्य क्या है, तो राज्य एक अमूर्त और स्थायी संस्था है। राज्य एक अमूर्त और स्थायी संस्था है जिसका आपको मूर्त रूप में कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये एक अमूर्त रूप में ही दिखाई देता है। अमूर्त संस्था है और एक स्थायी संस्था है। राज्य से यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बोल सकते हैं, राज्य भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बोल सकते हैं, और राज्य हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बोल सकते हैं। राज्य एक संस्था है। तो मेरा तात्पर्य है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और एक स्थायी संस्था है जो सभी को यहाँ पे समेटे हुए है। अब राज्य शब्द का आधुनिक रूप में प्रयोग सबसे पहले एक राजनीतिक विचारक थे, मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया आधुनिक रूप में। राज्य में चार चीजें होती हैं। राज्य में चार आवश्यक चीजें होती है। पहला नंबर, राज्य जहां पर होती है वहां पे जनसंख्या होती है। मैंने बोला ना, राज्य जहां पर होगा वहां पे जनसंख्या होगी। राज्य का एक निश्चित भूभाग होगा। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात कर सकते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य, विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूरा विश्व एक भूभाग हो गया, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का भूभाग एक हो गया, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान का भूभाग हो गया। तो ये सब राज्य शब्द सभी के लिए यूज हो रहा है। तो राज्य की चार आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व, राज्य जहां पर होगा वहां पर जनसंख्या होगी। नंबर 2, उसका एक निश्चित भूभाग होगा। नंबर 3, निश्चित भूभाग होगा, वहां पर संप्रभुता होगी। संप्रभुता का तात्पर्य है जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जनता के अनुकूल ही लिए जाएंगे। जो जनसंख्या है उसके अनुकूल ही लिए जाएंगे, जनसंख्या के अनुकूल लिए जाएंगे। बाहरी और आंतरिक शक्ति से कोई प्रभावित नहीं होगा। चौथी बात जो आपकी आती है वो है कि राज्य में सरकार होती है। राज्य में क्या होती है? सरकार। तो राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। पहला, राज्य में जनसंख्या होती है, जैसे आप देख सकते हैं। दूसरा, इसका एक निश्चित भूभाग होता है। तीसरा, निश्चित भूभाग के बाद एक तीसरा पॉइंट जो होता है वो आपका संप्रभुता होती है। और चौथा जो पॉइंट है वो आपका है राज्य को सरकार चलाती है। तो 4 राज्य के आवश्यक तत्व हो गए, सरकार उसको चलाती है। अब मैं बोल रहा हूं सरकार और राज्य में क्या अंतर है। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, तो सरकार एक मूर्त संस्था है। राज्य एक स्थायी संस्था है, स्थायी है, तो सरकार अस्थायी है। सरकारें बदलती रहती हैं। जैसे अभी हम बोले कि भाई पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब मोदी जी की सरकार है, तो ऐसे अलग अलग सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती है। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, तो सरकार उसका मूर्त रूप है। राज्य एक स्थायी संस्था है, तो सरकार उसका अस्थायी स्वरूप है। राज्य को सरकार के द्वारा चलाया जाता है, राज्य को सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। तब हम बोल रहे हैं राज्य, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में नाम है राज व्यवस्था। राज का मतलब राज्य हो गया और व्यवस्था मतलब उसको चलाना। तो व्यवस्था करने वाली कौन हो गई? सरकार हो गई। तो इस प्रकार से हमने राज्य के बारे में बात की। सबसे पहले हमने राज्य के बारे में बात की। राज्य एक अमूर्त एवं स्थायी संस्था है जिसका सबसे पहले आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग मैकियावेली ने किया। राज्य में 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला तत्व वहां की जनसंख्या है, दूसरा तत्व एक निश्चित भूभाग है, और तीसरा तत्व है निश्चित भूभाग के बाद तीसरा तत्व संप्रभुता है, और चौथा तत्व है वहां की सरकार है।
तो 4 आवश्यक तत्व हैं। बाद में मैंने बताया राज्य और सरकार में क्या अंतर है। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, तो सरकार एक मूर्त संस्था है, और राज्य स्थायी है तो सरकार अस्थायी है, सरकारें अस्थायी है। इस प्रकार से इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि राज्य को व्यवस्थित कौन करती है? सरकार। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में नाम होता है कि राज व्यवस्था। तो राज तो हो गया राज्य और व्यवस्था कौन होगी? सरकार। इस प्रकार से हमने बात की। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान का पहला टॉपिक जो है वो राज्य, भारत एवं उसके राज्य हैं। भारत एवं उसके राज्य। उसी प्रकार से पहली अनुसूची भी भारत के राज्यों का ही विस्तार से विवरण देती है। तो मैंने आपको कहा कि पहला टॉपिक आपका भारत और उसके राज्य। अब है भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत एवं उसके राज्यों का विवरण है। भारत एवं उसके राज्यों का विवरण है। अब हम बोल रहे हैं कि इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तार से दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तार से दिया गया है। तो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर 1 टॉपिक है राज्य, भारत और भारत के राज्य, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तृत रूप में दिया गया है। तो ये आपका हो गया टॉपिक शुरू। अब हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 1 ये कहता है, अनुच्छेद 1 में भारत का एक तो नाम दिया हुआ है, भारत का नाम क्या है। दूसरा बात है भारत किससे मिलकर बना है, भारत कैसे बना है। जैसे हम कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं भाई जैसे पॉलिटिकल साइंस की किताब है तो हम कहेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है। उसी प्रकार से भारत क्या है और कैसे बना है। तो भारत का नाम और उसका बनने की जो प्रक्रिया है, भारत का नाम और भारत क्या है के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और उसके बनने के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 1 बोल रहा हूं। अनुच्छेद 1 में भारत एज ए इंडिया मतलब भारत एवं इंडिया, यानी अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को भारत और इंडिया कहा गया है। भारत और इंडिया कहा गया है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, आरएस में कई में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में भारत का नाम है तो भारत का नाम भारत और इंडिया है, भारत और इंडिया। अब मैं थोड़ा सा यहां भी बोलूंगा कि हम भारत और इंडिया तक कैसे आए। तो सबसे पहले हमारा भारत कैसे आया, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी अपन चलेंगे थोड़ा। देखिएगा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भारत में आर्यंस का आगमन हुआ था। आर्यंस का आगमन हुआ तो आर्यंस जो आए थे वो सिंधु नदी के आसपास आकर बस गए थे। वो उच्चारण में सिंधु को उच्चारण में वो स को है बोला करते थे, अतः सिंधु को वो हिंदू बोला करते थे। तो नाम पड़ गया। सिंधु नदी के आसपास बसे हुए लोग जो थे वो आर्य थे और वो स को क्या बोलते थे, है। अतः सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। तो सबसे पहले आर्यों को हिंदू कहा गया और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया, हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो हमारा पहला नाम है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान के बाद आर्यों का एक राजा हुआ भरत, और भरत के नाम से हमारे भरत के नाम से भारत नाम पड़ा है। तो दूसरा नाम हमारा भारत हो गया। दूसरा नाम कौन सा हो गया, भारत। तो पहला नाम आपका हिंदुस्तान है, दूसरा नाम कौन सा है, भारत। और बाद में आपको पता है मौर्य काल में बौद्ध धर्म भारत के चारों तरफ विस्तारित हो गया था। तो उस सारे प्रदेश को जम्बो द्वीप कहा गया था। कौन सा, जम्बो द्वीप। तो तीसरा नाम भारत को जम्बो द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रसार से लेकर है। चौथा नाम भारत को स्वर्ण द्वीप। भारत का हिंदू धर्म है वो दक्षिण एशिया में भी फैल चुका था, तो उस क्षेत्र को मिक्स करते हुए भारत को स्वर्ण द्वीप भी कहा गया है। भारत को स्वर्ण द्वीप भी कहा गया। इस प्रकार से भारत का पहला नाम हो गया हिंदुस्तान, दूसरा नाम हो गया भारत का
हिंदुस्तान के बाद भरत के नाम से भारत, भरत के नाम से भारत, और तीसरा नाम भारत का हो गया जम्बूद्वीप, चौथा कौन सा हो गया स्वर्णद्वीप। और हमारे यहाँ पे पहले विदेशी आक्रमणकारी सबसे पहले यूनानी आए थे। कौन आए थे? यूनानी। तो यूनानियों ने हमारे को नाम दिया इंडिया। यूनानियों ने हमें को क्या नाम दिया? इंडिया। तो यूनानियों ने हमें नाम दिया इंडिया, ठीक है। बाद में आगे जाकर के एक रहमत अली चौधरी आए, उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया, पाकिस्तान शब्द दिया, और भारत को उन्होंने डीनिया कहा। डीनिया का तात्पर्य है धर्मों का देश। डीनिया का तात्पर्य कौन सा हो गया? धर्मों का देश। तो डीनिया कहा, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो नाम रखा है वो भारत एवं इंडिया, भारत एवं इंडिया। तो इस प्रकार से हम आ सकते हैं। पहला नाम हमारा हिंदुस्तान है, दूसरा नाम हमारा भारत, भरत के नाम से भारत है। बाद में मौर्य धर्म के विस्तार वाला हमारा जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के बाद स्वर्णद्वीप है। यूनानियों ने हमें नाम कौन सा दिया? इंडिया। और रहमत अली चौधरी ने हमें नाम कौन सा दिया? डीनिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नाम है भारत एवं इंडिया। तो भारत का नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया है, भारत और इंडिया। अब पहले अनुच्छेद की हम बात करें तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत एवं इंडिया राज्यों, पहला नंबर है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं अर्जित प्रदेशों का संघ है। भारत एवं इंडिया राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं अर्जित प्रदेशों का संघ है। जैसे समझ लीजिए, राज्यों का मतलब राज्यों से मिलकर बना है, बाद में उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, बाद में उसमें अर्जित प्रदेश भी हैं। अर्जित से मतलब है जो बाद में हमने अर्जित किए हैं। जैसे उदाहरण, गोवा पुर्तगालियों के पास था, हमने बाद में अर्जित किया। पांडिचेरी आपका फ्रांसीसियों के पास था, हमने बाद में अर्जित किया। सिक्किम चोंग्यालों के पास था, हमने बाद में अर्जित किया। तो ये बाद में अर्जित प्रदेश है। तो एक बार फिर बात करें, भारत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं अर्जित प्रदेशों का संघ है। अर्जित प्रदेशों का संघ है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं अर्जित प्रदेशों का संघ है। इस प्रकार से संघ शब्द यूज किया गया। संघ का मतलब यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में 28 तो क्या है? राज्य है। 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो समूह है वो भारत है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो समूह है वो भारत है। तो सबसे पहले भारत के बारे में हमारा पहला अनुच्छेद हुआ। अब इसको विस्तार देंगे। भारत अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत एज ए इंडिया राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं अर्जित प्रदेशों का संघ है। इसको शॉर्ट में हमने कह दिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स में हो गए कि हमारे 28 तो क्या है? राज्य, और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, और उनका समूह क्या है? भारत, जिसका विस्तार से विवरण अनुसूची 1 में दिया है। विस्तार से विवरण कौन से अनुसूची में दिया है? 1 से। तो अब वापस आप एक बार बात कर सकते हैं। भाग 1 में भारत और उसके राज्यों का वर्णन है, भारत का परिचय है या भारत के राज्यों का वर्णन है, और अनुच्छेद 1 में भारत क्या है ये बताया गया है, और अनुसूची 1 में भारत और भारत के राज्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है। तो भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1, तीनों बात होगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात और बताऊंगा। हमारे यहाँ पे राज्य, मतलब मैंने बोला 3 शब्द हो गए। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, संघ। तो यूनियन शब्द ये संघ शब्द है। तो संघ शब्द हमने कनाडा से लिया है। तो इस संघवाद से रिलेटेड 3 शब्द हैं। संघवाद का मतलब हो गया कि कोई भी देश है उसमें राज्यों की व्यवस्था होती है, तो वह उसको हम क्या बोलते हैं? संघीय राज्य, संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो संघ 3 प्रकार के हैं यहाँ पे। पहला संघ होता है यूनियन, यूनियन मतलब संघ जो भारत का है, जो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। दूसरा होता है फेडरल, फेडरल अमेरिका में है, फेडरल अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था को बोलते हैं। और एक होता है कॉन्फेडरेशन। कौन सा?
कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन जो है वो बड़े छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, वो आपस में मिलकर के बनाते हैं, वो होता है कॉन्फेडरेशन। तो तीन शब्द होते हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन फेडरेशन और एक होता है कॉन्फेडरेशन। तो मैंने बोला यूनियन शब्द हमारा कनाडा वाला है जो हमने भी अपनाया है। इसमें क्या होता है जो बता दिया कि केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व तो होता है लेकिन वो केंद्र से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, जबकि जो फेडरेशन है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी स्वतंत्रता अमेरिका की फेडरेशन व्यवस्था में स्वतंत्रता ज्यादा है। अमेरिका की फेडरेशन व्यवस्था में स्वतंत्रता ज़्यादा दी हुई है, हमारे यहाँ पे यूनियन में स्वतंत्रता कम है। तो हमारे यहाँ पे यूनियन शब्द है वो कनाडा से लिया है जो जिसमें स्वतंत्रता का अभाव है, और अमेरिका में स्वतंत्रता का भाव क्या है, ज़्यादा। और कॉन्फेडरेशन का मतलब है छोटे छोटे देश मिलकर एक संघ बना लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना है EU, यूरोपियन यूनियन। इन दिनों आपको पता है कि ब्रेग्जिट के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन उससे बाहर हो गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चित रहा। मैंने कहा है कि यूरोप एक छोटा महाद्वीप है, उसमें छोटे छोटे क्या है देश हैं, तो उन देशों ने कुछ चीज़ों के लिए एक संघ बना लिया, एक हो गए, तो वो कौन सा हो गया, यूरोपियन संघ। और यूरोपियन संघ वाली व्यवस्था को हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। तो इसमें तीन व्यवस्थाएं हैं, एक है यूनियन, एक है फेडरेशन, एक है कॉन्फेडरेशन। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यूनियन है, फेडरेशन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ का है, अमेरिका का है, और कॉन्फेडरेशन कॉन्सेप्ट है वो आपका EU वाला है। इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें आई। अब हम बात करें, पहला जो अनुच्छेद है उसकी डिटेल और करेंगे। भारत एवं इंडिया राज्यों का, तो राज्य, तो हमारे यहाँ पे शुरुआत में कितने राज्य थे, तो शुरुआत में हमारे यहाँ पे 14 राज्य थे। भारत के जब शुरुआत हुई तब आपका कितने राज्य थे, 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 तो राज्य और 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। तो आप बोल सकते हो भारत में शुरुआत में कितने राज्य थे, तो 14, 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बोले कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, फजल अली। और वह 3 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष कौन था, फजल अली, जिसने 55 में अपनी रिपोर्ट दी और 56 में वो रिपोर्ट लागू हुई। तो इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ, 53 में। 55 में उसने क्या दी, रिपोर्ट। 56 में वो रिपोर्ट क्या हुई, लागू। उसका अध्यक्ष कौन था, फजल अली। और उसमें सदस्य कितने थे, टोटल सदस्य कितने थे, 3, मतलब अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे, 3। और इसने कहा कि राज्य केवल भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, बल्कि भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे को ध्यान में रख करके ही नया राज्य बनेगा। तो राज्य केवल, अब ये बात क्यों उठी, तो ये बात इसलिए उठी कि हमारे 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बना था। पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहां पर श्री पोट्टी श्री रामालू ने एक अनशन किया और उस अनशन के दौरान उनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो वहां पे दबाव में आकर के हमें पहला भाषाई राज्य किसको बनाना पड़ा था, आंध्र प्रदेश। तो पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में है। 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बना। तब सभी क्षेत्र मांग करने लगे कि हमारे को भी भाषा के आधार पे अलग राज्य दो। तब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि राज्य का निर्माण केवल भाषा और के आधार पर नहीं हो सकता, भाषा, संस्कृति एवं प्रशासनिक आधार पर ही नए राज्य का निर्माण होगा। और तब आपके राज्य कितने थे, 14, कितने बताए, 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस प्रकार से शुरुआती राज्यों का पुनर्गठन की बात हुई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब वर्तमान में हमारे राज्य, तो वर्तमान पोजीशन को भी देख लीजिए। 14 से हम 2014 में हो गए 29।
14 से 2014 में हो गए 29। 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना। 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को हमने जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित बना दिया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर हटते ही हमारे राज्य हो गए 28। सॉरी, हमारे राज्य कितने हो गए? 28। तो हमारे वर्तमान में राज्य हो गए 28। तो इसको भी आप ऐसा देख सकते हैं। पहला भाषाई आधार पर राज्य है। पहला भाषाई आधार पर राज्य है। पहला भाषाई आधार पर राज्य गोवा। पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना? गोवा। सॉरी, भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश। और 2014 में कौन सा? तेलंगाना। और 2019 में जम्मू कश्मीर को हटा दिया। तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया तो एक राज्य कम हो गया। तो इस प्रकार से 2014 में हमारे 29 राज्य थे, और 2014 में 29 राज्य, और अभी वर्तमान में हमारे 28 राज्य, और जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। और केंद्र शासित प्रदेश शुरुआत में हमारे 6 थे। कितने थे? 6। आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश पहले 9 थे। जम्मू कश्मीर को जब राज्य बनाया गया तब 9वें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब लेकिन हाल ही में दादरा नगर हवेली और दमनदीप को, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मिला करके एक बना दिया। इसलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। तो हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वापस बात करें। शुरुआत में हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे 6। जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाया गया, तब केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए थे 9, क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और अब वर्तमान में दादरा नगर हवेली और दमनदीप को हटा दिया, तो अब कितने बन गए? 8। इस प्रकार से हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात आई। अर्जित प्रदेश एक शब्द और था। अर्जित प्रदेश का मतलब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद हमने अर्जित किया है। जैसे पहला हमने गोवा को पुर्तगालियों से अर्जित किया, पांडिचेरी को हमने फ्रांसीसियों से अर्जित किया, उसी प्रकार से दमनदीप वगैरह भी पुर्तगालियों से क्या किया? अर्जित किया। और ये आपका सिक्किम है, वो चोंग्यालों से अर्जित किया। चोंग्याल शासन हुआ करता था वहां पे, तो इनको हमने अर्जित किया। इस प्रकार से हमारा शासन व्यवस्था शुरू हुई। तो पहला अनुच्छेद को एक बार फिर आप डिटेल से बात कर लीजिए। पहला अनुच्छेद कहता है भारत एवं इंडिया राज्य बता दिए। शुरू में कितने? 16, और आज कितने हो गए? 28। और केंद्र शासित प्रदेश शुरू में कितने? 6, और आज कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश एवं अर्जित प्रदेशों का संघ है। संघ शब्द हमने कहां से लिया है? कनाडा से। संघ शब्द के अलावा कौन कौन सी व्यवस्था मिलती है? एक तो यूनियन संघ हो गया, यूनियन, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, ये तीनों चीजें आपको बताई। तो अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद पहला। अब दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि दूसरा अनुच्छेद का मतलब है नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, नए राज्यों को प्रवेश कराने और नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि राज्य कौन बनाएगा? भारत तो बन गया अनुच्छेद 1 में। अब कह रहा है राज्य कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगी संसद बनाएगी। तो नए राज्यों को प्रवेश, कोई भी नए राज्यों को क्या करवा सकती है? प्रवेश। और नए राज्यों के प्रवेश के साथ उसमें नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? संसद। अब यहां पे आप प्रश्न भी उठाएंगे कि संसद के पास ये शक्ति होने के कारण हमारी संघात्मक व्यवस्था पर कौन हावी हो गया? केंद्र हावी हो गया, क्योंकि राज्यों पर पूरा आधिपत्य, उनको बनाने का, उनको प्रवेश कराने का, उनको समाप्त करने का सारा अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। अतः हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राज्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, राज्य को पूर्णतः स्वायत्तता नहीं है। तो मैंने वापस बोला, राज्य को, नए राज्यों को प्रवेश कराना और नए राज्य का निर्माण कराना, नए राज्य का निर्माण करना और प्रवेश कराने की शक्ति किसके पास है? संसद। तो ये अनुच्छेद 2 में दे रखा है। अनुच्छेद कौन सा है? 2।
अब तीसरा अनुच्छेद आता है। तीसरा अनुच्छेद ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, चाहे नए राज्यों का सीमा परिवर्तन करनी हो, नाम परिवर्तन करना हो, क्षेत्र परिवर्तन करना हो, वो सब अधिकार संसद के पास रहेंगे। नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का नाम परिवर्तन करना, नए राज्य का आकार परिवर्तन करना, नए राज्य की सीमा परिवर्तन करना, ये सब अधिकार किसके पास है? सारे के सारे अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। सारे के सारे अधिकार संसद के पास दिए। अब मैं बोलना चाहूंगा, अब कह रहे हैं तीसरा अनुच्छेद को आप बात करें कि हमें कोई भी नया राज्य बनाना हो, या हमें उसका नाम चेंज करना हो, या हमें उसकी सीमा परिवर्तन करनी हो, या उसका आकार परिवर्तन करना हो। अब इनके उदाहरण भी आपको देता हूं। जैसे नाम पर नया राज्य निर्माण, तो अभी नया राज्य निर्माण हुआ कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में नए राज्य का क्या हुआ? निर्माण। तो नए राज्य का निर्माण हुआ। अभी आकार में चेंज किया, आकार में जो चेंज किया वो दादरा नगर हवेली और दमन दीप का आकार में चेंज कर दिया, यानी दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का भी आकार क्या कर दिया? चेंज, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो ये हुआ। और मैंने बोला चौथी बात, सीमा परिवर्तन। सीमा तो आपको पता है हमने अभी हाल ही में 100वां संविधान संशोधन 2005 में किया। तो उसके माध्यम से कुछ चीजें, कुछ बस्तियां बांग्लादेश की यहां पर थी और हमारी लोग कुछ बांग्लादेश की तरफ थे, तो हमने 111 बस्तियां तो बांग्लादेश को दी और 51 बस्तियां हमने खुद ने ली। तो वो सीमा भी क्या कर सकते हैं? किसी देश के साथ सीमा भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे व्यवस्था की वजह से वहां पर बसे हुए थे और कुछ लोग बांग्लादेश के यहां पर बसे हुए थे। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा हमने सीमाओं को परिवर्तन करके बांग्लादेश की 111 बस्तियों को उनको सुपुर्द किया और 51 हमारी बस्तियों को हमारे अंदर सुपुर्द किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, आकार परिवर्तन कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिए। समझ गए? अब लेकिन अब आप पूछोगे कि भाई कैसे होता है? तो कोई भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी नए राज्य का निर्माण करना हो, सीमा परिवर्तन करनी हो, नाम परिवर्तन करना हो, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही यह होता है। तो राष्ट्रपति की हम पूर्वानुमति लेंगे। राष्ट्रपति पूर्वानुमति के बाद संबंधित राज्य को, विधानमंडल को प्रस्ताव भेजेगा कि भाई देश में ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप सहमत हैं या नहीं है। संबंधित राज्य को प्रस्ताव भेजेगा कि आप सहमत हैं या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है। हमारे यहाँ पे आवश्यक नहीं है। जो संबंधित राज्य है उसका विधानमंडल अनुमति दे या नहीं दे। अगर नहीं भी देता है तो भी संसद उसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और मतलब प्रस्ताव पारित कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो मैं फिर प्रोसेस बोलूं, नए राज्य का निर्माण करना हो तो सबसे पहले, नए राज्य का निर्माण करना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की क्या होगी? पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को वो प्रस्ताव भेजेगा। संबंधित राज्य का विधानमंडल उस प्रस्ताव पर अनुमति दे या नहीं दे तो भी संसद उसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नया राज्य बना सकती है। अतः पूरी की पूरी पावर केंद्र को है। राज्य को न नाम परिवर्तन का अधिकार है, न आकार परिवर्तन का अधिकार है, न सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है। इस प्रकार से अनुच्छेद होता 3। तो अनुच्छेद 3 में अब मैं स्टेप बता दूं। अगर कोई नया राज्य बनाना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेंगे। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेगा और संबंधित राज्य का विधानमंडल अनुमति यस करे या नो करे, बाद में संसद उसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नया राज्य निर्माण कर सकती है। ये 3 बातें हो गई आपकी किसमें? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 4 बोलता है। अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है वो देखिएगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि नए राज्य का निर्माण करने के लिए या उसकी
नाम परिवर्तन करने या सीमा परिवर्तन करने या आकार परिवर्तन करने के लिए आपको नया संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अगर तो संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया। अब यह भी क्योंकि आप समझे, संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया। अब संविधान संशोधन में क्या है कि हमें राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होती है। क्या कई संशोधनों में हमें राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है, तो यहां भी राज्यों को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो मैंने बोला नए राज्य का निर्माण करना हो, उसकी सीमा परिवर्तन करना हो, उसका आकार परिवर्तन करना हो, उसका नाम परिवर्तन करना हो, तो कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 अनुच्छेद आपको दे रखे हैं, 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, तो ये आपको बता दिया। अब मैंने बताया भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत के का परिचय दिया है, भारत का परिचय, और जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान किया गया है। 1 से 4, 1 से 4 में पहले अनुच्छेद में भारत का नाम, तो भारत का नाम के बारे में क्या बताया कि भारत एवं इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का और अर्जित प्रदेशों का संघ है। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश बराबर क्या है, भारत। नंबर 2 में कहा नए राज्यों को शामिल होने और नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को है। तीसरे में हमने बताया कि नए राज्य का निर्माण करना हो, उसकी सीमा परिवर्तन करना हो, उसका आकार परिवर्तन करना हो, उसका क्षेत्र परिवर्तन करना हो, तो सारी की सारी पावर किसके पास है, संसद के पास है। इसके लिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद राज्य विधानमंडल से सहमति, और राज्य विधानमंडल के बाद आपका संसद उसको प्रस्ताव को पारित करेगा। और चौथे अनुच्छेद में दे रखा है कि किसी प्रकार का नए राज्यों का निर्माण आदि करना हो तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपकी सारी की सारी 4 अनुच्छेदों में डिटेल से आ गई। अब हम बोलना चाह रहे हैं, अब आप प्रश्न करोगे कि साहब अभी अभी तो आप कह रहे थे कि 100वां संविधान संशोधन करके बांग्लादेश की सीमा का परिवर्तन किया गया, तो बिल्कुल सही है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होगी तो उसमें संशोधन होगा। जैसे आपको पता है सिक्किम हमारा 1975 में नया राज्य बना था, 1975 में नया राज्य बना था। वहां पे चोंग्याल शासन था, चोंग्याल मतलब चोंग्यालों का शासन था। तो वहाँ की जनता ने सहमति दी कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो 35वां संविधान संशोधन करके वहाँ पे चोंग्याल शासन का शासन रद्द किया और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का नया राज्य बनाया। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को इंदिरा गांधी जी ने नया राज्य बनाया था 1975 में। इस प्रकार से जो इंटरनेशनल बात हो गई, उसी प्रकार से बांग्लादेश के जो क्षेत्र थे वो हमारे अंदर थे और हमारे क्षेत्र वो बांग्लादेश के अंदर थे, उनकी सीमा को हमने परिवर्तन किया 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो उसमें संशोधन हो सकता है, तो ये संशोधन भी आप ध्यान रख सकते हैं। 35वां और 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम नया राज्य बना। कब की बात है, 1975। वहां पर शासन किसका था, चोंग्याल शासकों का। अब है 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश को हमने 111 बस्तियां सौंपी और 51 बस्तियां हमने बांग्लादेश से ली, भारत ने ली। इस प्रकार से ये संशोधन हुए। तो ये पहला टॉपिक आपका है भारत का परिचय। भारत के परिचय में अनुच्छेद 1 से क्या है, 4, और अनुसूची भी इसी में है, एक भी अनुसूची 1 का भी उसी में उल्लेख है। भारत अनुच्छेद 1 में मैंने बताया कि भारत राज्यों का क्या है, संघ। 2 में है कि आपका राज्य के निर्माण की शक्ति संसद को है। 3 में है राज्य के निर्माण करना हो, चाहे सीमा परिवर्तन करना हो, क्षेत्र परिवर्तन करना हो, आकार परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, सारी पावर्स किसको है, संसद को। और 4 में है कि ऐसा करने के लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये 4 अनुच्छेद हमने बताए। अब बात आती है कि हमारे केंद्र और राज्य जो दोनों बने हुए हैं,
तो इसमें टॉपिक में सारा राज्य पुनर्गठन भी आ गया, राज्य का निर्माण भी आ गया, सारे नाम वगैरह सब आ गए। अब है कि केंद्र और राज्य की बात चल रही थी, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख, केंद्र और राज्य के संबंधों का जो उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद भाग 11-12 में दिया है। 11 और 12 में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है। अब मैं बोलूंगा संबंध 3 प्रकार के हैं, विशेषतः कितने प्रकार के? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध 3 प्रकार के हैं। पहला संबंध होता है विधायी संबंध। कौन सा? विधायी। विधायी का मतलब केंद्र तो कानून कहां पर बनाएगा और राज्य कानून कहां पर बनाएंगे। दूसरा होता है प्रशासकीय संबंध, केंद्र किस क्षेत्र में प्रशासन करेगा और राज्य किस क्षेत्र में प्रशासन करेगा और कैसे करेगा। तीसरा होता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में केंद्र के पास पैसा कहां से आएगा और राज्य के पास पैसा कहां से आएगा। तो केंद्र राज्य संबंधों में 3 बातों का उल्लेख है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासकीय संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय संबंध। विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय संबंध 3 संबंध है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में दिया गया है। 11 और 12 में 11 भाग 11 में विधायी और प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख है और भाग 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। भाग 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, 11 में विधायी संबंधों का और 11 में विधायी और प्रशासकीय संबंधों का, 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। ये आपका संविधान केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया। अब भाग 11 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाग 11 के बारे में देखिए, भाग 11 में केंद्र राज्य के विधायी एवं प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख है, जिसका उल्लेख विधायी संबंध तो 245 से 255 है, 245 से 55। अब देखिए विधायी संबंध कैसे हैं। सबसे पहले जैसे हम घर पे भी बंटवारा करते हैं तो सबसे पहले हम खेत खलियान बांटते हैं, उसी प्रकार से सबसे पहले 245 अनुच्छेद 245 में केंद्र और राज्य मतलब राज्यों का क्षेत्र बांटा गया। राज्यों का क्या बांटा गया? क्षेत्र। राज्यों का क्षेत्र कि कौन से राज्य का कौन सा क्षेत्र होगा, कौन से राज्यों का कौन सा क्षेत्र होगा। ये कब हुआ? 245 में कौन राज्यों का क्षेत्र का विस्तार किया गया। अब वही घर में बंटवारा है तो दूसरे नंबर पे हम खेत खलियान बांट करके बाद में घर की चीजें बांटते हैं। तो 246 में वहां पर विषय वस्तु को बांटा गया, जिसको आप शक्तियों का बंटवारा बोलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 हो गए। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी? समवर्ती सूची। बाद में इन विवादों के बंटवारा कर दिया तो इन बंटवारों का निर्णायक कौन होगा? तो निर्णायक संघीय न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 247 में हमने संघीय न्यायालय का प्रावधान किया। संघीय न्यायालय से मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो तो वह विवाद किस में उठाया जाएगा? न्यायालय में। जैसे उदाहरण, हम घर में कोई बंटवारा है तो सरपंच बीच में रहता है तो एज ए सरपंच हो गया संघीय न्यायालय। तो सबसे पहले हमने जमीन बांटी, बाद में हमने निदान किसको दिया? हमने संघीय न्यायालय को दिया। तो अनुच्छेद 245 में क्षेत्रों का राज्यों को क्षेत्र दिए हुए हैं। क्षेत्रों का मतलब बंटवारा है कि कौन से राज्य का कौन सा क्षेत्र होगा। 246 में हमने शक्तियों का बंटवारा किया है, विषयों का बंटवारा किया है। विषयों का बंटवारा में आपका हो गया संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र और राज्य दोनों को है। इस प्रकार से, और इनमें किसी प्रकार का विवाद हो तो 247 में संघीय न्यायालय का प्रावधान है। किसका? संघीय न्यायालय का प्रावधान। ये 3 है। तो ये तीनों में स्पष्ट बंटवारा हुआ है। 45 में क्षेत्र का, 46 में विषयों का और 247 में संघीय न्यायालय। अब आता है भारत के बारे में हम बोलते हैं। भारत में संघात्मकता में एकात्मकता है। संघात्मकता में एकात्मकता यानी केंद्र और राज्यों का अस्तित्व तो है लेकिन केंद्र उस पर हावी है। अब देखिए केंद्र कैसे हावी है। 248 में अवशिष्ट विषय है। 248 में अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है।
248 में अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है। अवशिष्ट विषय हमने कनाडा से लिए हैं। अवशिष्ट विषयों से तात्पर्य क्या है? वे विषय जो संघ सूची में, राज्य सूची में एवं समवर्ती सूची में आने से रह गए हैं। वे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में आने से रह गए हैं, उन विषयों को अवशिष्ट विषयों में डाला जाता है। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। यह केंद्र को अधिकार है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। जबकि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। अतः हमारे यहाँ पे राज्यों का अस्तित्व, राज्यों का मतलब इंटरफेयर केंद्र, राज्यों में केंद्र का इंटरफेयर शुरू हो गया। तो 248 में अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है। अवशिष्ट मतलब बचे हुए। अवशिष्ट विषय कहां से लिए हमने? कनाडा से। कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। और फिर आया 49। तो 49 में इन्होंने बताया कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र को कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो केंद्र सरकार राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए बता रहा हूं। 249 249। अब मैं वापस बोल रहा हूं 249 को। 249 ये कहता है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो गया हो तो राज्यसभा के प्रस्ताव पर केंद्र कानून बना सकती है। राज्यसभा के प्रस्ताव पर केंद्र कानून बना सकता है। तो 249 ये, जैसा उदाहरण दूंगा, हाल ही में आपने देखा हो तो राज्य करों पर, राज्य के करों को शामिल करके जीएसटी में शामिल किया था। एक कर नया बनाया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जिसमें केंद्र के कर भी शामिल हैं और राज्य के कर भी शामिल हैं। जैसे राज्य का एक बहुत बड़ा कर था वेट, वो वेट किस में शामिल कर दिया? जीएसटी में शामिल कर दिया। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून किसने बनाया? केंद्र ने। तो आपने देखा हो तो जीएसटी का जो संविधान संशोधन हुआ था 101वां, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां। वो पहले राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में क्या हुआ? पारित हुआ और फिर राज्यों के समर्थन के लिए गया था। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड था। जीएसटी में केंद्र और राज्य के करों को एक किया गया, यानी राज्य के करों को केंद्र में शामिल किया गया। और तब वह प्रस्ताव कहां पर? अनुच्छेद 249 के तहत कहां पर प्रस्ताव पास हुआ? पहले राज्यसभा में, बाद में किसमें हुआ? लोकसभा में, बाद में राज्यों का क्या हुआ? समर्थन। तो ये राज्य सूची के विषयों पर केंद्र ने क्या बनाया? कानून। तो केंद्र ने कानून, तो राज्य के बनाए हुए विषयों को किसने ले लिया? केंद्र ने ले लिया। अब आता है 250। 250 में है कि अगर आपातकाल की स्थिति हो, तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। यह अनुच्छेद 250 में दिया। और फिर 251 में दिया। 251 में कि 249, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 में अगर किसी भी प्रकार का विवाद है, केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का कानून को लेकर के विवाद है, तो केंद्र की बात को ही मान्यता दी जाएगी। केंद्र की बात को ही मान्यता दी जाएगी। तो यह अधिकार भी किसको दे दिया? केंद्र को। कैसे? कि केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कोई कानून बनाया, और उन कानूनों को देखकर आपस में कंट्रोवर्सी हो रही है, तो लास्ट में किसको अधिकार दिया जाएगा? केंद्र को। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 251। तो देखिए, अवशिष्ट विषय 248, उसमें केंद्र आ गया। 249 राज्य सूची के विषयों पर राज्यसभा के प्रस्ताव पर कानून किसने बना लिया? केंद्र। आपातकाल में भी कानून किसने बना लिया? केंद्र। 250। 251 में इनमें विवाद हो तो भी कानून किसने बना लिया? केंद्र। और फिर है 252। 252 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच में किसी भी कानून को लेकर विवाद हो,
किसी भी कानून को लेकर विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी कानून को लेकर के विवाद हो, तो वो विवाद केंद्र के पास वो विवाद केंद्र के पास जाएगा और केंद्र उस विवाद पर कानून बना सकता है। यानी राज्य सूची के किसी विषय को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो तो उस पर भी कानून केंद्र बना सकता है। अगली बात, तो ये कौन सा हो गया 252। 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सूची के राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, तो केंद्र कानून बना लिया यहाँ पे। और 54 में बोल रहा है कि समवर्ती सूची में भी अंततः अधिकार किसका होगा? केंद्र का। समवर्ती सूची में भी अंततः अधिकार किसका होगा? केंद्र का। कॉन्क्रीट लिस्ट है जो दोनों कानून बनाते हैं, उसको लेकर के भी किसी प्रकार का दोनों के बीच में विवाद हो तो अधिकार अंततः किसका होगा? केंद्र का। और लास्ट 255 है कि किसी भी प्रकार में इनके बीच में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो तो अंततः पावर किसके पास है? केंद्र के। तो आप यहां पर देख रहे हैं तो अनुच्छेद 245 से 47 तो 47 है, वो तो संघात्मक व्यवस्था है। कौन सी? संघात्मक। और 248 से 55 तक केंद्र है, एकात्मक व्यवस्था है। तो आप यहां भी संघात्मक और एकात्मक कर सकते हो। 245 से लेकर के 47 तक तो संघात्मक होगी। कैसे हुई देखिएगा। 245 में हमने राज्यों को क्षेत्र दिया, 246 में हमने राज्यों को विषय दिए और 247 में उनको विवाद के लिए संघीय न्यायालय दिया। तो ये तो व्यवस्था हो गई संघात्मकता। लेकिन 248 में केंद्र आ गया, अवशिष्ट विषयों में कौन आ गया? केंद्र। 49 में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। आप 50 में आपातकाल में कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। 51 में 249-50 में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी तो कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। 52 में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो तो कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। 253 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। और 54 में समवर्ती सूची पर भी अंततः अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। और लास्ट में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी पर भी अधिकार किसको हो गया? केंद्र को। इस प्रकार से राज्यों को पावर तो दी गई है लेकिन केंद्र ने छीन ली। इस प्रकार से कहा गया है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में रंगमंच पर एकमात्र केंद्र ही दिखाई देता है, राज्यों का अस्तित्व नहीं है। यानी राज्य केंद्र पर ही पूरी तरह से क्या है? निर्भर हैं। इस प्रकार से यह विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया। तो विधायी संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक हैं। 245 से 255 तक विधायी संबंधों का प्रावधान है। 245 में, एक बार फिर बोल रहा हूं, 245 में राज्यों का क्षेत्र बताया गया है। 246 में केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा हुआ है। 247 में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया जो इनके विवाद को निपटाएगा। 248 में अवशिष्ट विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। 249 में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। 250 में आपातकाल में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। 251 में 249 और 250 के बीच में कंट्रोवर्सी है तो अधिकार किसको है? केंद्र को है। 252 में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कंट्रोवर्सी है तो अधिकार किसको है? केंद्र को है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामलों में भी अधिकार राज्यों के परिप्रेक्ष्य में किसको है? केंद्र को है। और 254 में समवर्ती सूची पे भी अंततः अधिकार किसको है? केंद्र को है। और 55 में ऑल कंट्रोवर्सी के परिप्रेक्ष्य में भी अधिकार किसको है? केंद्र को है। इस प्रकार से राज्य अस्तित्व में तो है लेकिन राज्यों में अंतिम पावर किसके पास है? केंद्र के पास। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि भारत में संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय है। यहाँ पर शरीर तो संघात्मक दिखाई देता है लेकिन आत्मा क्या है? एकात्मक है। इसलिए केंद्र के पास यहाँ पे पावर कम है। तो ये विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया 245 से लेकर के 255 तक। 245 से लेकर के 255 तक विधायी संबंधों के बारे। और बाद में आपका 56 से लेकर के 263 तक वित्तीय प्रशासकीय संबंधों के बारे में उल्लेख है। कौन से को? प्रशासकीय। और फिर
264 से लेकर के 300 तक आपका वित्तीय संबंधों के बारे में उल्लेख है, वित्तीय संबंधों के बारे में। तो अभी अपन बात आज का जो समापन है वो यही करेंगे, क्योंकि कल का टॉपिक में हम दो प्रशासकीय और वित्तीय संबंधों के बारे में बात करेंगे, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अभी कोरोना का जो संकट चल रहा है उसमें वित्तीय संबंधों का भी बहुत बड़ा उल्लेख है। तो इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा वो केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासकीय और वित्तीय संबंध, और साथ में केंद्र और राज्य के विवादों को निपटाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या हैं आयोग, और जिन्होंने क्या बात कही है और क्या विवादों का निपटारा किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में हमारा कल का विषय होगा। तो दोस्तों